देश की समुद्री सरहद की सुरक्षा चक्रव्यूह को मजबूत करने में समंदर के प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड का अहम रोल होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान 24 घंटे समुद्री सीमा की निगहबानी करते हैं ताकि दुश्मन देश का कोई घुसपैठिया हमारी सीमा में बिना इजाजत दाखिल न हो सके। कोस्ट गार्ड के जाबाज जवानों के दम पे पूरा देश महफूज है। आज हम आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का दूसरा दायित्व दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि समुद्री सीमा की रक्षा के साथ साथ ये समंदर में लोगों की सुरक्षा का दायित्व किस तरह निभाते हैं। इसकी पूरी तस्वीर 10वें नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम के तहत कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने दिखाई। समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक कोस्ट गार्ड ने मिशन रेस्क्यू प्रोग्राम का प्रदर्शन किया। देखिए आप भी। हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय तटरक्षक बलों के इन जाबाज प्रहरियों से दुश्मन बच नहीं सकता। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जल हो या नभ, इन रणबांकुरों के रहते दुश्मन अपनी साजिश में सफल हो नहीं सकता। इन रणबांकुरों की मुस्तैदी से देश की समुद्री सीमा हर वक्त महफूज है। समंदर की तूफानी लहरें इनके हौसलों को तोड़ नहीं पाती। 24/7 अलर्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान। समंदर से लेकर आसमान तक सुरक्षा का ऐसा घेरा है जिसे तोड़ना आसान नहीं। आधुनिक जहाजों और विमानों के दम पर कोस्ट गार्ड ने समुद्री सीमा पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। भारत के करीब 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट की सुरक्षा का दायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। कोस्ट गार्ड सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे समुद्री इलाकों में कोई गैर कानूनी गतिविधियां ना हो और तो और देश की सबसे छोटी सशस्त्र सेना समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। मौसम कितना भी खराब हो, परिस्थितियां कितनी भी जटिल हो, लहरों के ये खिलाड़ी अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये तस्वीरें इंडियन कोस्ट गार्ड के 10वें नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रदर्शन कार्यक्रम की हैं। तूफानी लहरों के बीच किस तरह कोस्ट गार्ड के जवान रेस्क्यू को अंजाम देते हैं, ये तस्वीरें उसकी एक झलक भर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कोस्ट गार्ड का जहाज मिशन पर चल पड़ा है। आसमान में उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू को अंजाम दे रहा है। हेलीकॉप्टर से जवान किस तरह रस्सी के जरिए समंदर में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाते हैं। उफनती लहरों पर लाइफ बोट के जरिए कोस्ट गार्ड के जवान लोगों को सुरक्षित वापसी कराते हैं। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों ने रियल लाइफ चुनौतियों और ऑपरेशन को हकीकत में करके दिखाया। कोस्ट गार्ड के इन जाबाज जवानों ने अपने हौसलों से कई जिंदगियों को बचाया है। हाल के दिनों में रेस्क्यू की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन रक्षकों की मुस्तैदी से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाते। लेकिन कोस्ट गार्ड्स की चुनौतियों का दायरा रेस्क्यू और दुश्मनों की साजिशों तक सीमित नहीं है। कोस्ट गार्ड्स को आतंकवाद, ड्रग्स की स्मगलिंग और समुद्री लुटेरों से भी हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। हजारों किलोमीटर दूर तक फैले समंदर में निगरानी कोई आसान बात नहीं, लेकिन कोस्ट गार्ड बरसों से इन तमाम चुनौतियों से बखूबी निपट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इन्हीं कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी के चलते ही हम आप सभी सुरक्षित हैं। हिंद के वीरों की जांबाजी से हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हैं। समंदर हो या फिर रेगिस्तान हो, मैदान हो या फिर पहाड़ हो, हिंदुस्तान के वीर देश के दुश्मनों की साजिश से महफूज रखते हैं हमें। अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा पर सेना के जवान मुस्तैद हैं। ये जवान मुश्किल हालात में भी सरहदों की चौकस निगरानी कर रहे हैं। देखिए अरुणाचल सीमा पर सेना की तैयारी किस तरह चल रही है।
दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, 24 घंटे सरहद की सुरक्षा का प्रण, पहाड़ हो या जंगल, चप्पे चप्पे पर निगरानी, हर चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी। हिंद के जांबाज हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, दिन हो या रात इनकी निगाहें कभी नहीं थकती। दुश्मन की हर चाल को ये पल भर में नाकाम कर सकते हैं। इनकी चौकस निगरानी की वजह से देश के दुश्मन सरहद की तरफ आंख नहीं उठा पाते। अरुणाचल के लियालोंग सीमा पर तैनात हिंद के इन वीरों के कंधों पर चीन से सटी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एलएसी पर चीन की साजिशों से हिंदुस्तान बखूबी वाकिफ है। लद्दाख में चीन की हरकतों की वजह से तकरार अब तक बरकरार है। चीन सीमा से सटे इलाकों में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है और चीन की इन्हीं चालबाजियों को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान के जवान हर वक्त मुस्तैद हैं। ये तैयारियां दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की है। अरुणाचल प्रदेश के लियालोंग में भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस चुके हैं। दुश्मन ने अगर हिंदुस्तान की सीमा पर नजर डाली तो ये जवान पलक झपकते दुश्मन को निस्तेनाबूद कर देंगे। ये जवान दुर्गम इलाकों में लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जंगलों से ढके इन पहाड़ों में निगरानी करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन भारतीय सेना के जवान इन दुर्गम पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं और इनका निशाना कभी नहीं चूकता। अगर दुश्मन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो ये जवान पलक झपकते ही कहीं भी मोर्चा संभाल सकते हैं। चंद सेकंड में जवान एक्शन में आ जाते हैं और फिर दुश्मनों का काम तमाम होना तय है। इस ताबड़तोड़ फायरिंग का मुकाबला कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। सिर्फ लियालोंग सीमा ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के चप्पे चप्पे पर इन जवानों की निगाहें चौकस हैं। तलाई वैली में ये जवान ऊंची पहाड़ी से दुश्मनों की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दूरबीन और थर्मल कैमरों से निगरानी की जा रही है। ऊंची चौकियों से निगरानी के साथ साथ ये जवान सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग भी करते हैं। दुर्गम इलाकों में एक लंबी पेट्रोलिंग करीब 10 दिनों तक चलती है। इस पेट्रोलिंग के दौरान ये जवान सरहद से सटे इलाकों का करीबी से मुआयना करते हैं। ऊंचे पहाड़, पथरीले रास्ते, घने जंगल और मुश्किल चढ़ाई भी इन जवानों का रास्ता रोक नहीं पाती। इस पेट्रोलिंग की वजह से ही सीमा से सटे तमाम गाँव में रहने वाले लोग चैन की नींद सोते हैं। इस चौकसी का ही नतीजा है कि देश के दुश्मन हिंद की सरहद की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस ये जवान हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और यही वो तैयारी है जिसके दम पर हिंदुस्तान हर वक्त महफूज रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बता दें आपको, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर से ही नहीं चलाए जा रहे। देश के रखवालों की मुस्तैदी सिर्फ सरहद पे ही नहीं दिखाई दे रही, देश के अंदरूनी इलाकों में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में भी मुस्तैद है हिंद के सूरमा। इन इलाकों में ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ की मुसीबत में फंसे लोगों के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। 8 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। गुना, धौलपुर, विदिशा, करौली, बारां, कोटा, टोंक और ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ से कैसे हाहाकार मचा है, ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड सेना के जवानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए किस तरह लगातार मिशन मोड पर काम हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां कई इलाके इन दिनों बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना और वायुसेना ने भी मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। जहां जमीन से राहत और बचाव कार्य संभव नहीं हो पा रहा, वहां सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, राजस्थान के 12 जिले में जल प्रलय के बीच जलदूतों का मिशन जीवन युद्ध स्तर पर जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए सेना और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरना पड़ा है। हर एक जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं।
12 के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग पानी की चपेट में हैं। घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को छत पर शरण लेनी पड़ी है। तेज बहाव के चलते कई इलाकों में नाव से रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पाया, तो 12 जिला प्रशासन ने कोटा से सेना बुलाई। मंगलवार को वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से करीब 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बरसात से राजस्थान का 12 जिला पानी से घिर गया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। छावड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी का पानी 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घुस चुका है। घरों में पानी भरने से लोगों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी है। मंगलवार दोपहर तक इन गांवों में प्रशासन की मदद नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कोटा से सेना बुलाई। सेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। राजस्थान के टोंक जिले में भी बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी भर गया है। लोगों के साथ साथ जानवर भी पानी में फंसे हैं। एसडीआरएफ के जवान इन इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तीसरा रेस्क्यू है। टूंडिया गांव में 6 जवान, 6 बकरी, 2 भैंस, 2 गाय, उनको निकाल के लेके आए। ये तस्वीरें कोटा की हैं। भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ के हालात हैं। कई फीट पानी भर गया है। इतना कि बोट के जरिए रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं। सवाल लोगों की जिंदगी का है, लिहाजा मिशन जीवन रक्षा युद्ध स्तर पर जारी है। 12 से राम मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून के आखिरी दौर में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राज्य में बादलों की मनमानी के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। हालात को संभालने के लिए सेना को मोर्चे पे उतारा गया। सेना के हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। उधर सीएम शिवराज भी एक्शन में हैं। देखिए। मध्य प्रदेश में जल प्रलय से हाहाकार है। सैलाब ने ऐसा सितम ढा रखा है कि हर तरफ त्राही त्राही मची है। कुदरत के कहर के आगे सब बेबस हैं। मकान, दुकान सब जलमग्न हो चुके हैं। लोग अब भी अपने घरों में फंसे हैं। बस उन्हें इंतजार है कि कोई देवदूत आए और उन्हें इस जलजले से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। एमपी के विदिशा और गुना जिले में हालात ज्यादा खराब हैं। विदिशा में हुई भारी बारिश के कारण बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। विदिशा के कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ जलजला है और इस जलजले के बीच आसमान में उड़ रहा है सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 V5। सेना की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर ने राहत मिशन के तहत 10 उड़ानें भरी और दर्जनों लोगों की जान बचाई। लोगों को सुरक्षित निकालने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार जुटी है। जरूरत पड़ने पर और हेलीकॉप्टर तैनात करने की बात कही जा रही है, ताकि जिंदगियों को कुदरत के प्रकोप से बचाया जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एक्शन मोड में हैं। सीएम ने विदिशा जिले के गंजबा सौदा इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम बोट के जरिए लोगों तक पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बीच फंसे करीब 2300 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं विदिशा में करीब 18 राहत शिविर में 1200 प्रभावित व्यक्तियों को ठहराया गया है, जहां उनके रहने और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विदिशा से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ के हालात तो आपने देख लिए। चलिए अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। ये 2600 बिस्तरों वाला अस्पताल है।
अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये पूरी तरह से लैस है। इस अस्पताल के शुरू होने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ये एशिया के बड़े अस्पतालों में से एक बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, इस अस्पताल का बाकायदा उन्होंने उद्घाटन किया और सेहत की सौगात उन्होंने फरीदाबाद को दी है। अमृता अस्पताल है इसका नाम और एशिया के बड़े अस्पतालों में इसका नाम शामिल हो गया है। स्वास्थ्य के मोर्चे पे हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए शुभ खबर है। प्रदेश के बिलासपुर इलाके में अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस नए एम्स का निर्माण किया गया है। इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोगों की सुविधा के लिए इस अस्पताल में ड्रोन की मदद से दवाओं और टेस्ट सैंपल्स की डिलीवरी कराई जाएगी। देखिए। कई एकड़ में फैला है ये स्वास्थ्य संस्थान। आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं सभी विभाग और मरीजों की हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए बने हैं ये वार्ड। ये नजारा किसी आम अस्पताल का नहीं बल्कि बिलासपुर में बनाए जा रहे एम्स का है। जी हां, हिमाचल के सुंदर पहाड़ों के बीच बनाया जा रहा ये एम्स हर मायने में सभी तकनीकों और सुविधाओं से लैस है। फिर चाहे वो मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स हों या फिर यहाँ भर्ती मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड्स, यहाँ तक कि मरीजों के परिजनों के लिए बनाया गया वेटिंग एरिया भी किसी विदेशी हॉस्पिटल से कम नहीं है। बाहरी मरीजों के लिए ओपीडी की भी शानदार सुविधा है, लेकिन इस अस्पताल में एक खास सुविधा भी है जो बिलासपुर एम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वो है मरीजों तक दवा पहुंचाने और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। बिलासपुर एम्स ने आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत इस दुर्गम इलाके में मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस अस्पताल में हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। और मुझे लगता है पहाड़ी इलाके में ऐसे इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। आप कहाँ से हैं? हिसार हरियाणा। तो आप ये बताइए, हरियाणा के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कैसा लगता है, या आपको लगता है कि उनको कितना फायदा होगा? उनको भी काफी फायदा होगा। जैसे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो ये काफी इनोवेटिव अप्रोच है। स्थानीय लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। एक्चुअली अगर चंडीगढ़ जाना है, हमारे लिए नियरेस्ट पीजीआई चंडीगढ़ है अगर हमें बेस्ट देखना हो। बाकी आईजीएमसी शिमला वो भी बहुत हाइट्स पे जाके है, तो यहाँ के बिलासपुर मंडी उनके लिए तो बहुत फायदा होने वाला है एम्स बिलासपुर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल महज 3 साल में तैयार हुआ है। जनवरी 2019 से बिलासपुर में एम्स अस्पताल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई, जो तकरीबन 98% बनकर तैयार हो चुका है। कई विभागों में उपचार भी शुरू हो चुका है और कई विभागों में जल्द उपचार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस इलाके के जो लोग इलाज के लिए पहले हरियाणा या चंडीगढ़ का रुख करते थे, अब उन्हें अपने ही इलाके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। जैसे कि चेकअप करवाने के लिए पहले हमें दूर जाना पड़ता था और इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। जैसे जनरल हॉस्पिटल में हम जाते हैं बिलासपुर में, तो वहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल आती है। आमतौर पर मरीज के इलाज में मेडिकल टेस्ट से ज्यादा उसके सैंपल भेजने में समय लगता है, लेकिन बिलासपुर के इस एम्स में एक ऐसी सैंपल वैक्यूम मशीन लगाई गई है जो समय की इस बर्बादी को रोकेगी और मरीज के इलाज में फुर्ती लाएगी। ये मेडिकल गैस सॉल्यूशन है, यानी जो पेशेंट आएंगे उनके जो सैंपल है, पहले तो समय लगता था, लेकिन ये जो सैंपल हैं अब सीधा वैक्यूम के जरिए, ये सीधा टेक्नोलॉजी के जरिए भेज दिए जाएंगे। सर, कितना टाइम सेविंग होगा ये? इसमें हर पेशेंट की अगर बात करें तो कम से कम 15-20 मिनट, समटाइम्स इवन हाफ एन आवर, इतना टाइम सेव होगा हर पेशेंट के लिए। लैब में जाने के लिए? लैब में जाने के लिए, क्योंकि मैनुअली यहाँ से दो बिल्डिंग्स
क्रॉस करके अगर सैंपल जाएंगे तो दैट सर्टेनली टेक्स टाइम। एम्स बिलासपुर 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। फिलहाल इस अस्पताल का कुछ हिस्सा ही फंक्शनल है, लेकिन जल्द ही इस आधुनिक एम्स का काम पूरा कर लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। बिलासपुर से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आधुनिक सुविधाओं के साथ ये लैस होगा और हिमाचल के बिलासपुर में एम्स जल्द ही शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों के लोग जो हैं उनमें इलाज की सुविधा उनको मिल पाएगी। इस एम्स की खासियत को लेकर हमारी सहयोगी कमलजीत सिंह संधू ने बिलासपुर एम्स के डायरेक्टर वीर सिंह नेगी से बातचीत की है। सुनिए। गुड न्यूज टुडे आपको लाया है अच्छी खबर देवभूमि से, यानी हिमाचल प्रदेश से। पीछे देख सकते हैं एक बड़ा विशाल एम्स आपको नजर आएगा, ये बिलासपुर में है। इसका ओपीडी तो चालू हो चुका है, लेकिन इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं एम्स के डायरेक्टर वीर सिंह नेगी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहाड़ी इलाके में पहले एम्स नहीं था, कई लोग सिर्फ शिमला जाते थे, वहां पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज था। अब एम्स के आने से खासतौर पे इस इलाके पे कितनी पॉपुलेशन को फायदा होगा? अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक छोटा आबादी वाला, कम आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करें तो आसपास के इलाके में हिमाचल ही नहीं, जो पंजाब और हरियाणा के भी जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी क्वालिटी हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी का इशू है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इस इंस्टीट्यूट के आने से जो हम लोग सोच रहे हैं कि अराउंड 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट होगा, जो कि यहाँ की सर्विसेज को अवेल कर। ये सर बता रहे थे कि तकरीबन 1.9 यानी 2 करोड़ तकरीबन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब बात करें तकरीबन 90 फैकल्टी मेंबर्स हैं। दिल्ली से काफी छोटा है, लेकिन इलाके में आपको देख सकते हैं कि काफी बड़ा है और हमें बताया गया कि यहाँ पे एक हेलीपैड भी लाने की बात चल रही है। सर, क्योंकि दूर दूर इलाके पड़ते हैं, हिमाचल चाहे छोटा प्रदेश हो लेकिन पहाड़ी इलाके हैं, तो टेक्नोलॉजी की जो बात आ रही है कि आप लोग IIT मंडी के साथ हैं, चाहे बात करें हॉस्पिटल नेविगेशन सिस्टम हो गया, आपका यहाँ पे स्मार्ट बिन सिस्टम हो गया, यहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका लाने की बात चल रही, तो उसके बारे में बताइए कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा हिस्सा रहेगी? क्योंकि एम्स बिलासपुर एक दुर्गम एरिया में है, यहाँ हेल्थ एक हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो पेशेंट्स का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव करना, क्योंकि कई बार मरीजों को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ के लिए कहाँ जाना होता है। सो दैट वी विल एड्रेस थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट ब्लिट्स, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम लोग क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल करवा पाएंगे। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा महोत्सव जंबू सवारी की तैयारियां चल रही हैं और हाथियों को नियमित व्यायाम और खास भोजन कराया जा रहा है। नवरात्रि के साथ 10 दिन का स्टेट फेस्टिवल मैसूर दशहरा शुरू हो जाता है। पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें एक हाथी पे सोने के हौदे पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति रखी जाती है। हाथी की इस शोभा यात्रा को जंबो सवारी कहते हैं। दशहरे का त्योहार आने में अभी वक्त है, लेकिन हाथियों की आवभगत के साथ ही मैसूर में दशहरा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैसूर महल के लंबे चौड़े अहाते में कई हाथी हैं। इन हाथियों को नियमित व्यायाम कराया जा रहा है, नहला धुला कर इन्हें तैयार किया जा रहा है, खाने पीने का इनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। आखिर मैसूर महोत्सव के आकर्षण का विशेष केंद्र है जंबू सवारी। मैसूर में नवरात्रि के साथ 10 दिनों का स्टेट फेस्टिवल मैसूर दशहरा शुरू हो जाता है। पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के लिए हाथियों को परंपरा के मुताबिक सजाया संवारा जाता है। हाथियों को 5 से 7 किलो प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस शोभा यात्रा में कई सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट शामिल होते हैं। इनके साथ बैंड बाजा, नर्तक समूह और कई प्रकार की झांकियां चलती हैं।
एक हाथी पर सोने के हौदे पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति रखी जाती है। हौदा किस हाथी पर रखा जाएगा, इस पर काफी वाद विवाद होता है। मुख्य हाथी बदलते रहते हैं। हाथी की शोभा यात्रा को जंबू सवारी कहते हैं। शहर के मुख्य मार्गों से निकलती हुई जंबू सवारी 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर बन्नी मंडप पहुंचती है। यहाँ पर बन्नी यानी खिजड़ी या शमी वृक्ष की पूजा होती है। मान्यता है कि 1 साल के अज्ञातवास में जाने के पहले पांडवों ने अपने हथियार इसी वृक्ष में छिपाए थे। युद्ध पर जाने के पहले राजा महाराजा इसी वृक्ष की पूजा करके निकलते थे। इन हाथियों को अभी से इस यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। जंबू सवारी को जंबी सवारी कहते थे। जंबी का मतलब होता है शमी वृक्ष। अंग्रेजों के जमाने में इसका नाम जंबू सवारी पड़ गया क्योंकि अंग्रेजी में हाथी को जंबू भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।